Hi friends, once more welcome to all of you my channel Notion Tree एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल नोशन ट्री में। आज हम आपको वर्किंग कैपिटल सिखाने जा रहे हैं दोस्त, जिसमें मैंने आपको पहले भी इसके पहले प्रीवियस वीडियो जो बनाया है उसमें मैंने काफी कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाया था वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं दोस्त, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्त जिसको आपको बहुत याद रखना है व्हाइल यू आर गोइंग टू सॉल्व द वर्किंग कैपिटल, राइट। तो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाते समय आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना दोस्तों पूरा का पूरा भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपका वर्किंग कैपिटल सम कभी रॉन्ग ही ना हो, ठीक है। तो अभी जितना पॉसिबिलिटी है उसमें बता दूंगा दोस्त, उसके बाद अगर बचेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सम सॉल्व कर उसमें बहुत सारी चीजें आपको बता दूंगा, तो ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो ऐसे हमारे 2 से 3 पार्ट 4 पार्ट हो जाते हैं दोस्त, इसके आप सारे पार्ट्स देखिए, स्टार्ट टू एंड देखा करिए वीडियो, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए और आपको कहीं भी क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश रहती है दोस्त कि मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊं, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के बारे में, राइट। पहले मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का बताया हुआ दोस्त, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उसका वापस से उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे भी आप देख लीजिएगा क्या चीज होता है। तो वहां से आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, देन आपको बताऊंगा कि कैसे उसका स्ट्रक्चर रहता है, राइट। चलिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्त सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आपको याद रखना कि एक साल में कुल कितने महीने होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू आपको 12 मंथ्स होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। या तो फिर 365 डेज बोल सकते हैं दोस्त, ठीक है, 365 डेज। कभी कभी आपको अगर दिया रहेगा एग्जाम में तो 360 डेज दिया रहेगा, तो वो ब्रैकेट आपको 360 ही यूज करना, राइट। क्या दिया रहेगा, 360 डेज के दिए बोलते हैं लोग, तो आप 360 डेज को भी यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने दिया है तो 360 डेज, नहीं दिया तो एक साल में 365 डेज होते हैं। एंड दूसरा चीज क्या होगा इसमें, 52 वीक होते हैं भाई, ये अच्छे से ध्यान रखना, 52 वीक होते हैं। कभी कभी एग्जाम उसको बोलता है कि 50 वीक लेना है, तो अगर 50 वीक उन्होंने खुद बोल दिया तो 50 वीक वापर ये, अदरवाइज 52 वीक तो साल में होते ही हैं। देन हमारा जो दूसरा चीज है दोस्त, उसको याद रखना है आपको, कि दूसरी चीज आपको याद रखनी है इसमें कि 1 मंथ इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मंथ इज इक्वल टू होता है 4 वीक, ठीक है। 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक होता है, और 30 डेज के हिसाब से होता है कितना, 30 डेज होता है, ठीक है। तो यानी क्या हो गया दोस्त कि अगर मैं कहूं कि 15 डेज इज इक्वल टू 15 डेज इज इक्वल टू कितना होगा, 2 वीक होता है, ठीक है। अब इस 15 डेज को भी क्या बोल सकते हैं, वहां पे 15 डेज को भी एक वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं फोर्टनाइटली। क्या होता है इसको, फोर्टनाइटली, NIGSTLY। फोर्टनाइटली भी बोला दोस्त तो समझ आ रहा है कि 15 डेज के बारे में ही बोल रहा है वो, तो 15 डेज वैसे ही लिया आता है, राइट। चलिए जहां तक हमारा तीसरा पॉइंट के बारे में जानकारी लेनी है, तो हम लोग अगर टाइम लैग इन पेमेंट वर्ड दिया है, टाइम लैग इन पेमेंट, ठीक है, टाइम लैग इन पेमेंट बोला है, इसका मतलब होता है दोस्त आउटस्टैंडिंग, ठीक है। टाइम लैग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अब अगर मैं चौथा वर्ड बताऊं दोस्त, तो डेटर के बारे में दूसरा वर्ड देते हैं डेटर के नाम से, डेप्टर्स को। डेप्टर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, कस्टमर दिया रहेगा, कस्टमर करके आपको लिखा रहेगा, तो समझ आए डेटर बोल रहे हैं, या इसी को हम लोग अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल। और इसी को कभी कभी दोस्त लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल में भी, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी लोग बिल्स रिसीवेबल भी इसके लिए डालते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है एक साथ आपको याद रखनी है। देन हमारा जो पांचवा पॉइंट है दोस्त आपको याद रखना है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, क्रेडिटर को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर जो रहता है मेरा, जो मेरा क्रेडिटर होगा दोस्त उसमें क्या आएगा, मेरा सप्लायर बोलते हैं उसको, ठीक है, सप्लायर। या अकाउंट पेबल बोलते हैं, अकाउंट पेबल देगा, या तो इसको बिल्स पेबल भी ले जाते हैं, बिल्स पेबल में, ठीक है। तो ये बिल्स पेबल वर्ड आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको याद रखना है। छठा चीज जो आपको याद रखना है, प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस, समझिए प्रोडक्शन प्रोसेस अगर बोल दिया है तो याद रखिए इसको WIP के लिए बोलते हैं। WIP का फुल फॉर्म तो पता ही है, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं इसको। क्या होता है इसको, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं WIP को।
जब प्रोडक्शन प्रोसेस बोल दिया समझ रहे WIP के लिए बोला है, और WIP मतलब वर्क क्या होता है आपको, वर्क इन प्रोग्रेस होता है। अब सातवीं चीज जो होती है दोस्तों आपको याद रखना है फिनिश गुड्स को, ठीक है, फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स ये हमेशा किस पे वैल्यू करता है, ऑन कॉस्ट रहता है, किस पे, ऑन कॉस्ट पे। जो आठवां पॉइंट है वो है मेरा है डेटर इज इक्वल टू डेटर्स। डेटर हम क्या करता है मोस्टली ऑन सेल्स होता है, किस पे होता है, ऑन सेल्स होता है। अगर वहां पे बोला है कि नहीं डेटर आपको कॉस्ट लेना तो ऑन कॉस्ट भी होता है, तो ऑन कॉस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली 99% सेल्स होता है, अगर नहीं बोला है तो अगर कॉस्ट का बोला तो कॉस्ट पे लेना है। ये हो गया 8 पॉइंट दोस्त। 9वां पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ओनली क्रेडिट सेल, ओनली क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्डेड, ठीक है। यानी कोई भी कैश सेल आपको नहीं लेना है। जैसे अगर मैं कह दूं दोस्त इसके एग्जांपल क्या देंगे, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां लिख दूं कि एग्जांपल क्या होगा, जैसे वहां लिखा रहेगा 60% डेटर्स ऑन, समझो क्रेडिट बेसिस लिख दिया, ठीक है, या कैश लिख दिया। चलिए अगर हम कहते हैं 60% डेटर ऑन कैश बेसिस, तो ये क्या होगा, 60% क्या हो रहा है, डेटर मेरा जो है कैश पे है। यानी कितना क्रेडिट पे हो गया दोस्त, तो ऑन क्रेडिट कितना होगा, सिर्फ ऑन क्रेडिट 40% ही होगा आपको, ठीक है। तो आपको ये 40% को यूज करना, ना कि आपको 60% को यूज करना है। जहां तक मेरा 10वें पॉइंट का सवाल हो गया, तो 10वां पॉइंट होगा ओनली, सॉरी यहाँ पे ओनली क्रेडिट परचेस, ठीक है, क्रेडिट परचेस विल बी रिकॉर्डेड, तो ये सेम ऐसे ही होता है जैसे डेटर के लिए हो गया, वैसे ही ये क्रेडिटर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है दोस्त, ये क्रेडिटर के लिए, किसके लिए, वो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल के यूज होता है, रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। ये क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है इसको। क्लियर हो गया। अगर मैं आपको 11वां पॉइंट लेना चाहूँ दोस्त, ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको छोटी छोटी चीजें जो याद रखनी होती है। अब मेरा अगर 11वां पॉइंट अगर मैं लेने जाऊंगा तो आपको होता है दोस्त कि मेरा जो फॉर्मेट है कैसे आपको रुपीस आएगी। जैसे मान लो अगर मुझे रुपीस कैलकुलेट करना उसका वर्किंग कैपिटल का, या हम कहते हैं कि उसका मुझे अमाउंट निकालना है, तो ये अमाउंट निकालने के लिए दोस्त मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, उसको आपको यूज करना है, यूनिट इंटू रेट, ठीक है दोस्त, और इंटू पीरियड डालना होता है, ठीक है। इंटू क्या डालना है, पीरियड डालना है, पीरियड क्या होगा, ये यूनिट इंटू रेट इंटू पीरियड वर्ड आता है दोस्त। तो ये फार्मूले के ऊपर ही आपको पूरा आंसर आना चाहिए। क्लियर हुआ। यूनिट इंटू रेट इंटू पीरियड आपको पुट करना होता है, बार बार याद रखिए, ठीक है। अगर मैं 12वें पॉइंट की बात करूं यहाँ पे तो ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे नहीं, जैसे कि चलिए मैं बताता हूँ कि आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी, यानी अगर हम कहें वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा दोस्त, इसके अंदर करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, राइट। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब देखिए करंट असेट और करंट लायबिलिटी में भी क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। तो आई थिंक ये अच्छे से आपने लिख लिया है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो दोस्त उसको पॉज करके लिख लिया करिए, क्योंकि लिखने से आपको याद रहेगा कि क्या चीज किया था, ठीक है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स है या 365 डेज, और अगर आपको दिया है 360 तो यू कैन टेक द 360 डेज, और यू कैन से 52 वीक्स। हाँ, अगर आपको कोई वीक में बोला तो 50 वीक्स हो जाएगा। 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक होता है, 30 डेज भी होता है, राइट। एंड 15 डेज इज इक्वल टू 2 वीक, और 15 डेज को कभी कभी फोर्टनाइटली भी वर्ड यूज करते हैं वो लोग। टाइम लाइन पेमेंट को मतलब हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, डेटर को कस्टमर बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। क्रेडिटर जो रहेगा उसको सप्लायर है, अकाउंट पेबल है, बिल्स पेबल है, वो इस समय की आ जाए उसमें। देन प्रोडक्शन प्रोसेस को WIP से यूज करते हैं। फिनिश गुड्स जो रहेगा ऑन कॉस्ट रहता है, डेटर ऑन सेल्स रहता है। अगर बोलते हैं ऑन कॉस्ट तो ऑन कॉस्ट लीजिएगा। जो आपको ओनली क्रेडिट सेल विल बी रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल कैसे होता है, अगर 60% कैश हो तो 40% क्रेडिट होगा। तो ये जो 40% रहेगा दोस्त, बस आपको इसी की रिकॉर्डिंग करनी होती है।
वो 60% की रिकॉर्डिंग आपको नहीं करनी होती है। सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। तो ये डेटर्स है तो क्रेडिटर्स है, परचेस का है, और अमाउंट कैसे आएगा, यूनिट इंटू रेट इंटू पीरियड लेना होगा। देन मैंने आपको बताया वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्त, इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या क्या दिया रहेगा। तो आई के इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा, ठीक है, आपने लिख भी लिया होगा। चलिए अभी इसका 13वां पॉइंट जो है दोस्त, इसमें बताता हूं आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज होता है। तो आपको अच्छे से एकदम क्लियरेंस आ जाएगा कि भाई हाँ करंट एसेट करंट लायबिलिटी में क्या होता है। फिर हम आपको उसको फॉर्मेट और उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब तक आपको टोटल 12 पॉइंट बता दिया। चलिए 13वां पॉइंट जो है मेरा दोस्त की करंट असेट में क्या आता है, करंट असेट जो रहेगा आपको, ठीक है, करंट असेट। करंट असेट में जो आएगा दोस्त आपके पास देखिए, सबसे पहला चीज होगा वो स्टॉक ऑफ, जिसे बोलते हैं स्टॉक हो जाता है, एक तरह समझो स्टॉक, जिसे आप इन्वेंट्री कहते हो। अब ये जो स्टॉक है दोस्त, यही आपका 3 टाइप का स्टॉक होता है। कितने टाइप का होता है दोस्त, ये 3 टाइप का स्टॉक हो जाएगा। जो पहला स्टॉक होगा आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, राइट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। देन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है यहाँ पे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स हो गया, ठीक है। एंड स्टॉक ऑफ WIP क्या होता है यहाँ पे, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ठीक है, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होता है, जिसको लोग शॉर्टकट में WIP लिखते हैं। क्लियर हो गया। देन हमारा जो सेकेंड पार्ट आता है दोस्त होता है डेटर होता है, ठीक है, क्या आएगा मेरे पास, डेटर होगा। थर्ड जो होगा मेरे पास में क्या होगा, कैश हो सकता है, कैश और बैंक बैलेंस, राइट, कैश और बैंक। देन फोर्थ मेरा होगा यहाँ पे समझो बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल। तो ये जो बिल्स रिसीवेबल होता है दोस्त, ये हमारा इसके डेटर के साथ में ही आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल मेरा साथ में, तो चलो इसको मैं आपको सिर्फ से लिख देता हूँ, सीरियल वाइज लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना आए। यानी थर्ड पे अगर मेरा तो बिल्स रिसीवेबल आ गया, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हो गया। फोर्थ मेरा क्या होगा, कैश एंड बैंक, कैश बैंक। देन जो फिफ्थ रहेगा दोस्त, उसके अंदर आपको आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इससे ज्यादा कुछ भी आपको वहां पे नहीं दिया रहेगा भाई, ठीक है। दीज आर द भाई योर करंट असेट, राइट। अगर मैं 14वां पॉइंट लिख दूं दोस्त, करंट लायबिलिटी में क्या आ सकता है, करंट लायबिलिटी देख लीजिए, करंट लायबिलिटी साथ साथ में आप लिखते चलिए तो आपको बहुत इजी होगा, राइट। करंट लायबिलिटी में क्या आता है, पहला मेरा आएगा क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल, यानी मटेरियल का जो सप्लायर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर, ठीक है, इसलिए उसको लिखा गया क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। सो जो दूसरा आता है दोस्त, वो मेरा होगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लेबर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेबर, और इसी को कभी कभी वेजेस दिया रहता है, ठीक है। जो मेरा थर्ड होगा वो आउटस्टैंडिंग, सी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड होता है, ओवरहेड होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये मेरा मोस्टली फैक्ट्री ओवरहेड होता है। फिर अगर मेरा चौथा जाएगा दोस्त, तो आउटस्टैंडिंग सेलिंग ओवर हो सकता है, सेलिंग, या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, एडमिन, एडमिन ओवरहेड होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए, एडमिन ओवरहेड होता है, ओवरहेड, सॉरी, ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड होगा। अब इसका जो मेरा पांचवा आ सकता है सर, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स डाल सकते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स। 6 मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट डाल सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, या एडवांस रिसीव डाला जा सकता है आपको साथ पे, एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड। अब देखिए दोस्त, इससे ज्यादा कभी आपको करंट लायबिलिटी नहीं पूछा जाएगा, तो इससे से ज्यादा चीजों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको मालूम पड़ेगा करंट असेट और करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज इंक्लूड होगा, राइट। चलिए मैं आपने लिख लिया अच्छे से, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, राइट। चलिए इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दूसरा फॉर्मेट भी ड्रॉ करना है दोस्त, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए तब तक आप उधर से लिख लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे रहता है दोस्त, प्लीज बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी चैप्टर रहता है और ये 15 मार्क्स आराम से देके चले जाता है, ठीक है। इतना तो हो गया आपको लिए। चलो अब देखते हैं दोस्त इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, राइट। देन वील डिस्कस अबाउट द फॉर्मेटिंग।
ठीक है। चलिए कैपिटल स्ट्रक्चर में बोल रहा था दोस्त, ठीक है, जो मेरी बात हो रही थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने इसको नाम दिया कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ा दोस्त तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे मुझे लिखना था रॉ मटेरियल, ठीक है। कोई कोई इसको कॉस्ट शीट भी बोलता है, रखिए कॉस्ट शीट, ये भी लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट, क्योंकि कॉस्ट शीट जैसा ही इसको बनाना रहता है। तो मैंने पहले क्या है रॉ मटेरियल, ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल, देन ये हो गया मेरा लेबर, ठीक है, लेबर, एंड उसके बाद मैं बनाता हूँ ओवरहेड। मोस्टली एग्जाम में 3 ही देते हैं ओवरहेड तक, ठीक है। तो ये मेरी 3 चीजें हो जाएंगी, तो ये मेरा क्या आएगा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट में अगर मैंने क्या कर दिया दोस्त, ऐड कर दिया प्रॉफिट, तो मुझे क्या मिल जाएगा सेल्स। आई थिंक ये आप सबको पता है अच्छे से, राइट, क्या मिल गया मुझे, सेल्स मिल गया। अब अगर इतना दिया तो ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया तो ये भी डालते हैं, तो फिर आपको अलग से चेंज हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए एडमिन ओवरहेड आ गया तब क्या होगा, तब कैसा लिखा रहेगा उसको देख लीजिए। देखिए इफ एडमिन ओवरहेड इज गिवन, बहुत सारा वे है, इफ एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड इज गिवन। बहुत कम देते हैं, जल्दी जल्दी देते नहीं, बट दिया रहे तो कैसे ड्रॉ होगा दोस्तों भी देख लीजिए। कोई बहुत बड़ा इसमें चेंजेस है, देखिए पहले आपको रॉ मटेरियल आना ही है, देन आपको लेबर आना है, देन आपको ओवरहेड आना है, तो ये 3 चीजें हो जाएंगी। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट हो जाता है एक तरह से, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्क कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको वर्क कॉस्ट। हम ये फिर यहाँ पे ऐड करते हैं ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, एडमिन का खर्चा, एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है। एडमिन ओवरहेड हो गया, यानी इसको ओवरहेड लिख देते हैं, ठीक है। एडमिन ओवरहेड है तो ये मेरा ऐड हो जाएगा, तो मेरे को आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं ऐड सेलिंग ओवरहेड, तो जब सेलिंग ओवरहेड ऐड हो जाएगा दोस्त तो मेरे को आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा ये, ठीक है। ये मेरा क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर यहाँ पे हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा नीचे सेल्स मिल जाता है। यही फॉर्मेट होता है भाई, देखिए कुछ चेंजेस बड़ा चीज नहीं है, बट ऐसे ही वो भी बनाना है। हाँ अगर आपको ये सब 3-4 चीजें अगर दी है तो फिर ऐसा बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको वो वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। चलिए पहले मैं इस फॉर्मूला भरना बता दे रहा हूँ दोस्त कि मोस्टली इस पे सम आता है, इस पे सम बहुत ही कम दिया रहता है, जब बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं तो वहां पे दे सकते हो सम, लेकिन 99% आपको जो आपकी टीवाई बीकॉम या कोई भी लेवल पे देते हैं तो मोस्टली इन्हीं चीजों के ऊपर वो डालते हैं, तो इसको हम लोग कॉस्ट शीट में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं दोस्त, मान लीजिए अगर उन्होंने बोल दिया सेलिंग प्राइस मेरा 100 रुपया है, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो कभी कभी अब इसका खुद ही बता देते हैं रेट, 60 रुपया मेरा रॉ मटेरियल हो गया भैया, 20 रुपया ये हो गया, 10 रुपया ये हो गया, कितना 60 20 80 10 90 रुपया मेरा कॉस्ट, तो 10 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। दिस इज द वे ऑफ द कॉस्ट स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है, राइट। ये हो गया अगर उन्होंने दिया है। मान लीजिए अगर क्या करते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, अब सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया है दोस्त तो परसेंटेज में देते हैं कि 60% रॉ मटेरियल, 20% लेबर, 10% ओवरहेड, तो टोटल कितना होगा भाई 90, और ये कितना होगा 10%। क्लियर। तो ये नहीं कितना होगा मेरा 100%। अब वो बोल देते हैं कि रॉ मटेरियल इतना 60% ऑफ सेल्स, तो इसका 60% है दोस्त कितना 60 रुपया, 20% 20 रुपीज, 10 रुपीज, 90 रुपीज और 10 रुपीज, फिर भी वैसे आंसर आएगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हाउ टू प्रिपेयर द कॉस्ट स्ट्रक्चर, राइट। बहुत सिंपल रहता है दोस्त। मान लीजिए अगर अभी हम समझो इसको एक और वे से समझा देते आपको, तो समझ में आ रहा है आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये यही कॉस्ट स्ट्रक्चर है भाई, इसमें कुछ नहीं करना होता है और आप बहुत इजीली सीख जाते हो कि कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। चलिए हम एक एग्जांपल आपके लिए और ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझा दूंगा कि क्या चीज होता है ये। देखिए अब अगर कह दिया गया कि नहीं भाई आपको जो रॉ मटेरियल होगा उसको अगर मान लीजिए आपको रुपीस में दे दिया गया, मान लीजिए अगर सब कुछ आपको रुपीस में दे दिया, किस में दे दिया, ये रुपीस दे दिया, फुल ईयर का दे दिया, पर एनम दे दिया, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। मान लीजिए अगर पर एनम दे दिया तो आपको क्या करो, मान लीजिए 60,000 दे दिया, ठीक है। इसको दे दिया आपको समझो 30,000 दे दिया, और इसको आपको दे दिया समझो कुछ समझो हम अगर इसको बोलते हैं कि मान लो 48,000 दे दिया, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर ले, 60 और 8 हो जाएगा, ये 6 3 9 4 13 हो जाएगा, 1,38,000 हो गया। और इसको क्या बोलते हैं कि मान लीजिए अगर वो बोलता है कि एक
12 12 144, राइट। अगर हम कहें ये 1,44,000 उन्होंने दे दिया सेल्स, राइट। अब 1,44,000 से इसको माइनस कर लिया, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। तो 144 से इसको अगर हम माइनस करें, माइनस करें कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखिए 14 में से 8 गया 6, तो 6,000 का आपको क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है, राइट। अब हमको क्या करना पड़ा दोस्त, ये पर एनम है, हमको देखना है कि ट्रांजेक्शन किस में पूछा है। अगर पर वीक में पूछा है तो उसको हमको पर वीक से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमको मंथ बोला तो हमको उसको मंथ में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमको क्या बोलता है पर डे है तो डेज से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमको यहाँ पे पर डे या पर वीक पर मंथ आ जाए, राइट। जैसे हमारा पर वीक पर मंथ आ जाएगा, फिर हम उसको डायरेक्टली अपने फॉर्मेट में पुट कर सकते हैं, राइट। चलिए देखिए, मान लीजिए अगर मेरे को पर मंथ बोले तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पर मंथ लिख दूंगा। पर मंथ कितना होगा, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 12 5 60, 5,000 हो जाएगा। 12 12 24, 2 12 5 60, 2,500 रुपये हो जाएगा, राइट। अब इसको 12 चौक 48 से 4,000 रुपये हो जाएगा। अब इसको 12 कम 12 करेंगे तो इसको जोड़ लीजिए, 4 5 4 9 तो 11,500 हो गया। ये 12 5 60, 500 हो जाएगा, यानी ये 12,000 रुपये हो जाएगा। तो ये आ गया दोस्त मेरा पर मंथ हो गया। हम पर मंथ में भी निकाल सकते हैं, बस इसको क्या करना है, इस सारे अमाउंट को 12 से डिवाइड कर दें, पर मंथ में आ जाएगा। अगर डेज में करना है दोस्त, इन सारे अमाउंट को 365 से डिवाइड कर दीजिए। जितना उन्होंने साल में डेज लिखा है 360 डेज और 365 डेज जो भी लिखा है, उससे अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो आपको पर डे के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। वैसे सेम यहाँ का भी वही करना होता है, जो जो चीज दिया यहाँ फीड कर दो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए इसी को कॉस्ट शीट बोलते हैं, इसी को कॉस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। हर एक का बोलने का अपना नजरिया है, आप भी अपने नाम से डाल सकते हो। आप बोलो कॉस्ट स्टेटमेंट बोल सकते हो, क्यों नहीं भाई, बोल सकते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज इन वर्टिकल फॉर्मेट, सो इट इज अ कॉस्ट स्टेटमेंट, यस यू कैन, कुछ भी बोल दीजिए। कोई कुछ बोलता ही नहीं है, मत बोलिए भैया हम कहा करें, आप बोलिए, उसको बोलने की क्या जरूरत है, बस अपना बना लीजिए, क्योंकि आपको इसका रेट ही तो ढूंढना है। आई बात समझ में, तो ये चीज आपको निकाल देना पड़ेगा। क्लियर हो गया चीज, तो ये है हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्लियर है। चलिए अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दोस्त की दूसरा चीज क्या हो सकता है। इसके अंदर आपको फिर इसमें निकालना पड़ता है नंबर ऑफ यूनिट निकालना पड़ता है, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है दोस्त, इसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। ये तो नोट डाउन हो ही गया होगा, चलिए इसको रफ भी कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे दोस्त वीडियो पॉज करके प्लीज नोट डाउन करते चलना, ताकि आपको, और आप अपना नोटबुक प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको जल्दी सम करने में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। अब हम कहते हैं दोस्त की हमको नंबर ऑफ यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट। अब देखिए नंबर ऑफ यूनिट निकाले दोस्तों, पर मंथ में जितना ट्रांजेक्शन है उसको देख लीजिए, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किसमें दिया, पर मंथ में दिया है तो उसको पर मंथ निकालिए। अगर आपको वीक में दिया तो पर वीक निकालिए, डेज दिया तो पर डे में निकालिए। जो भी दिया रहेगा उसमें उसको हमको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। मान लीजिए अगर हमको पूरे साल में बोल रहा है कि भाई 60,000 यूनिट आपने पर एनम बनाया, राइट। और हमको नीचे जो ये हमको बोल दिया कितना पर एनम बनाया आपने, ये बोला 60,000 पर एनम आपने बनाया है। और अगर हमको बोलता है पर मंथ निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है भाई। 60,000 यूनिट को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो 12 पंजे 60, 5,000 यूनिट क्या होगा, पर मंथ हो जाएगा। ये हो गया मेरा यूनिट आ गया। कभी कभी क्या करते हैं, सेल्स लिख दिया, आपको क्या लिखिएगा, सेल्स इज इक्वल टू 21,60,000। अब भाई ये रुपीस में दे दिया तो क्या डर जाए, अरे क्यों डर जाओगे यार, सिंपल सी चीज है, डरना क्या है। ये आपको लिख दिया उन्होंने 21,60,000 और इसको दे दिया एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। चलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि 10 रुपए की इसकी सेलिंग प्राइस है, बराबर है। 10 रुपए 20 रुपए जो भी दे, मैं तो भाई 10 रुपए एग्जाम्पल लिया हूं। अगर 20 रुपए दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 रुपए भी दे दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अगर हमको बोल दिया उन्होंने 100 रुपया होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। पहले हमको क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे पर यूनिट, कितना होगा हमको, देखिए ये हमारे पास क्या होगा, रुपीस तो दिया ही है, एसपी दिया कितना 21,60,000। 10 रुपए का एक है तो नंबर ऑफ यूनिट कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ यूनिट ये मेरे को आएगा पर एनम, क्योंकि मेरे को क्या दिया है, हर साल का दिया, 1 साल का दिया है, तो मुझे कितना होगा 21,60,000 डिवाइड बाय 10 कर दिया मैंने, ठीक है। अगर मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया, जीरो कट गया, कितना हो गया मेरा 2,16,000 यूनिट आ गया, राइट। ये मेरे लिए पर एनम आ गया भाई। अब मुझे क्या करना है, पर मंथ निकालना है, तो पर मंथ निकाल लो, पर मंथ यूनिट कितना होगा, बहुत इजी ना, देखिए 21,60,000, इसको अगर मैं डिवाइड बाय 12 कर दूंगा तो मेरे पास पर मंथ आ जाएगा। अगर पर डे बोला तो पर डे, पर वीक बोला तो पर वीक, और आपका ऐसे ही यूनिट आ जाएगा भाई।
तो क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है दोस्त उसमें यूनिट रेट इंटू पीरियड है। ठीक है, क्लियर हो गया चीज हमारा, अच्छे से समझा। चलो आगे, तो ये हो गया मेरा, इसको अब रफ कर दे रहे हैं दोस्त। अब आपको एक फॉर्मेट बताते हैं और उसके बाद फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट कैसा रहता है दोस्तों, मैंने खुद ही बनाया है, आप भी देख लीजिए, बहुत अच्छे से फॉर्मेट है। बस फॉर्मेट आपको याद रखना चाहिए और फॉर्मेट में सब कुछ डालना है और आंसर हो जाएगा आपको, राइट। चलिए देखिए कैसे आएगा वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये मेरा फॉर्मेट, मैं यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर और यहाँ लिखूंगा मैं डिटेल। ठीक है, डिटेल्स, यहाँ मैं लिखूंगा दोस्त रुपीस और अमाउंट, जो मैंने अभी बोला आपको, यहाँ भी लिखूंगा रुपीस एंड अमाउंट। और ऊपर तो आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या आ गया, करंट असेट आ गया मेरा। ठीक है, करंट असेट में क्या आ गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, शॉर्टकट लिख दो दोस्त, चलो रॉ मटेरियल लिख देता हूं, रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। देन वर्क इन प्रोग्रेस लिखना है, वर्क इन प्रोग्रेस में आपको आएगा दोस्त रॉ मटेरियल लिखना है यहाँ पे, रॉ मटेरियल। देन लेबर लिखना है आपको, लेबर को हमेशा हाफ लिखना है दोस्त। अगर वो बोलता नहीं 80% चाहिए तो 80/100 कर सकते हो, इसको तो आप ले सकते हो। ठीक है, फिर बाद में क्या लेते हैं हम लोग, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, ओवरहेड हो गया, ये भी 1/2 हो गया दोस्त। तो ऐसा लिख दिया मैंने। फिर यहाँ लिख दिया फिनिश गुड्स लिख दिया मैंने। फिनिश गुड्स क्या लिख दिया, ऑन कॉस्ट। ये फॉर्मेट ड्रॉ करके रखे तो आपको सब कुछ समझेगा। देन डेटर्स ये हमारा क्या, ऑन सेल्स लिख देता हूं मैं। ठीक है, मोस्टली सेल्स पे दिया था, सेल्स लिख दिया, ये मेरा हो गया। उसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, कैश और बैंक। देखिए बोर्ड में जगह नहीं है दोस्त, इसलिए मैं आपको थोड़ा नीचे दूसरे साइड लिख देगा। ये मेरा टोटल हो जाएगा ए का। अब मैं ऐसी जो बी का पार्ट लिखना होगा तो मेरा बी पार्ट लिखना पड़ेगा, उसके नीचे ही क्या लिखना होता है मुझे, लेस करंट लायबिलिटी। क्या लिखना मुझे, लेस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी लिख दिया मैंने, राइट। अब करंट लायबिलिटी के नीचे जो मेरे आते देखो, ये तो देखो ऐसे ही सब लिखना पड़ेगा दोस्त, यही सेम इसी के नीचे लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, लेस करंट लायबिलिटी लिखना होता है, लेस करंट लायबिलिटी लिख दिया मैंने। अब इसके नीचे 1 2 3 ऐसा डालेंगे, 2 3। तो ये जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ वही डालेंगे दोस्त, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल डाल दिया मैंने। आउटस्टैंडिंग लेबर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेबर एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। बस दोस्त इतना ही डालना है मुझे, इससे ज्यादा अपने को डालने की जरूरत नहीं है। और हमारा क्या फार्मूला है इसमें, मैंने बताया भी आपको, यूनिट डालना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ ऊपर फार्मूला एक बार आपको लिख के देता हूं, क्या डालना है, यूनिट इंटू रेट इंटू पीरियड। ठीक है, तो यूनिट सपोज करो अगर मैंने निकाले कितना 5000, तो मैं सब जगह से फटाफट 5000 डाल दूंगा। जहां भी ऐसा लिखा है दोस्त, यहाँ मैं सब फटाफट क्या करूंगा, 5000 डाल दूंगा, राइट। ये 5000 डाल दिया मैंने सब जगह, ओके। ऐसे ऐसे आपको 5000 सब जगह लिख दिया, सब जगह इसके सामने भी ऐसे रहेगा यहाँ पे। तो 5000 यूनिट समझो, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5000 यूनिट, सब में 5-5000 यूनिट डाल दिया। ठीक है, अब उनका क्या कर देंगे दोस्त, यहाँ पे इंटू करके रेट डाल देंगे, जो भी रेट दिया रहेगा आपको। ठीक है, अब रॉ मटेरियल का रेट यहाँ डाल देंगे, यहाँ रेट डाल दिया, रेट डाल दिया सबका, जो हमने स्ट्रक्चर से निकाला है रेट को। ठीक है, वो डाल देंगे। उसका ये जो पीरियड होता है दोस्त, उसको पढ़ना पड़ता है कि क्या दिया है। 2 मंथ दिया तो 2 मंथ लिख दिया, 3 मंथ दिया 3 मंथ लिख दिया, जो दिया उसको डाल के, और फाइनली बस आपको इसको मल्टीप्लाई करके आउटर में ले जाना होता है। देखिए ये मेरा यहाँ पे डायरेक्टली टोटल, ये तीनों साइड एक साथ टोटल होता है बाहर, और बाकी सबको आउटर में टोटल करना होता है। और कैश और बैंक अगर कुछ दिया तो यहाँ पे फीड कर दिए, समझो आपको 50,000 दे दिया तो 50,000 डाल दीजिए, और बस ये होगा आपको पार्ट ए हो जाएगा, राइट। ऐसे ही पार्ट बी का भी टोटल कर लीजिए। मान लीजिए अगर ओवरहेड में आपने 5000 डाला और यहाँ पे आपको रेट दिया समझो 7 रुपये, और अगर उसका नहीं दिया है, पीरियड नहीं दिया दोस्त, वहां पे हमेशा पीरियड का आगे 0 डाल दीजिए। डालना ही पड़ेगा 0 आपको, तभी तो आपका आंसर राइट बैठेगा वो। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 7 रुपये रेट है, और अगर मंथ नहीं दिया है तो यहाँ पीरियड में 0 डाल दिया, तो फिर आप देखिए आंसर 0 हो जाएगा, वो चलेगा 0 हो जाएगा। 0 डाल दीजिए, तीनों ऐड करके आउटर में जाइए, a माइनस बी कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्किंग कैपिटल कैसे बनता है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो देखने के लिए देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए दोस्त, तभी समझेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।